तो जंतुओं की संरचना एवं क्रिया को समझने के लिए हमें जंतु ऊतकों का पढ़ना आवश्यक होता है। मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ऊतक लेकर आया हूं। बच्चों, इसके पहले हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा है, प्लांट ऊतक, पादप ऊतक पढ़ा है। पादप ऊतक की जो लिंक है आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बायो में आपको मिल जाएगी। उसको भी अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली आप देख लीजिए, जिससे आपको ऊतक टिश्यू समझने में बहुत ही आसानी लगे। और साथ में ये एग्जाम ऑफ व्यू से, पेपर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम देखते हैं जंतु ऊतक क्या होते हैं और ये किसी भी जंतु के शरीर में किस तरीके से अपना इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कार्य को निर्धारित करते हैं और संपन्न करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जंतु ऊतक के बारे में। जो जंतु ऊतक जिस तरीके से कोशिकाओं का समूह ऊतक का निर्माण करता है, और ऊतक जो है कई तरह के होते हैं अपने कार्य और संरचना के आधार पर। यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं? जंतु ऊतक। अब जंतु का मतलब होता है कोई भी जंतु हो सकता है ना। कोई यहाँ पर केवल ह्यूमन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर सभी जंतुओं के, सभी जानवरों की बात की जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए केवल मानव को लेते हैं। मानव को इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके बारे में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मानव एक विकसित प्राणी है, विकसित जो है जंतु है, एनिमल है। इसकी वजह से हम कोई भी संरचना के बारे में, ऊतक के बारे में, कोशिकाओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम मानव को लेते हैं। यहाँ पर यदि हम मानव ऊतक की बात कर रहे हैं, जंतु ऊतक की बात कर रहे हैं, तो जंतु ऊतक जो है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स की होती है। पहला है एपिथेलियम ऊतक, जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू। तीसरा है नर्वस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं तंत्रिकी ऊतक। और चौथा है संयोजी ऊतक, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर सबसे पहली बात, जो पहला ऊतक दिखाई दे रहा है वो है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक जो होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बाहरी ऊतक होता है। ध्यान से समझिएगा, एपिथेलियम ऊतक जो है हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे बाहरी ऊतक होता है ना। ये जो है सबसे बाहरी, ये जो परत आपको दिखाई दे रही है, एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है। हमारे कई सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी कई सारी जो है, कई तरह की जो है एपिथेलियम ऊतक पाई जाती हैं। अब ये एपिथेलियम ऊतक जो होती है, सबसे पहली ऊतक सरल ऊतक होती है। एपिथेलियम ऊतक जो है अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे सिंपल स्क्वाइमस, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, ठीक है। फिर इसके बाद यदि आप देखोगे तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वाइमस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, है ना, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर, है ना। इस तरीके से जो है कौन सी पाई जाती है? एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। ठीक है। अब ये अलग अलग प्रकार की अलग अलग तरह की संरचनाओं को ये क्या करती हैं? प्रदर्शित करती हैं। अब इसी तरह से पेशी ऊतक की यदि हम बात करते हैं, तो पेशी ऊतक मुख्यतः 3 टाइप की होती है। जो मस्कुलर टिश्यू हम जिसको बोलते हैं, मस्कुलर का मतलब होता है ये एक तरह से बंडल का फॉर्मेशन करती है। जब बहुत सारे कोशिकाओं के ऊतकों का समूह मिल जाता है तो ये बंडल का फॉर्मेशन करती है। जैसे हमारे ये थाई में पाए जाने वाले टिश्यू जो होते हैं, हमारे हृदय में पाए जाने वाले जो ऊतक होते हैं, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो जो पेशी ऊतक होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है कार्डियक, जिसको हम बोलते हैं हृदयक पेशी। हमारे हृदय में पाई जाने वाली पेशी को हृदयक पेशी कहते हैं। और आप सभी को पता है कि जब तक हमारा दिल धड़कता है, हार्ट काम कर रहा है, जब तक हम जिंदा हैं, और हार्ट काम करना बंद कर दिया तो मृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। मतलब यदि हम देखें तो स्वायत्त खुद से काम करने वाला जो ऊतक है वो कौन सा है? हृदयक ऊतक है। पेश यानी कार्डियक जो ऊतक है, कार्डियक टिश्यू जो होता है, वो सबसे पहले और स्वयं काम करने वाला ऊतक है। दूसरा जो है स्मूथ, जिसको हम बोलते हैं चिकनी पेशी। ठीक है। चिकनी पेशी आप देखोगे कि हमारे आमाशय में, स्टमक में पाई जाती है, और कई सारे जो अंग है उनको पाए जाते हैं। फिर जो स्केलेटल टिश्यू, जो हमारे जो है स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र से जुड़े हुए जो ऊतक होते हैं, कंकाल तंत्र से जो है असेंबल्ड है, और एक तरह से एक नए संरचना और नई बॉडी का फॉर्मेशन करने वाले जो ऊतक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल टिश्यू बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं कंकालीय पेशी बोलते हैं। ठीक है।
तो हमारा जो पहला, फिर अगला क्या होता है, तंत्रिकी ऊतक, जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र का फॉर्मेशन करता है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। साथ में हमारे शरीर में सूचनाओं को आदान प्रदान करने का काम जो होता है वो कौन करता है, तंत्रिकी ऊतक करता है। ठीक है, यहाँ पर तो हमने एक जो है तंत्रिका तंत्र की संरचना को दर्शाया है, लेकिन हमारे शरीर में कई सारे तंत्रिका तंत्र का समूह होता है। साथ में यदि हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यानी नोट करके यदि आप देखोगे, यानी महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करते हैं, तो महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा कि जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यानी हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है, लॉन्गेस्ट सेल इन आवर बॉडी की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो होता है तंत्रिका तंत्र, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम देखते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में सभी अंगों को जोड़कर रखता है, हमारे शरीर में सभी अंगों को कनेक्ट करके रखता है, उसे हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक में है दो चीजें आता है, एक आता है रक्त और दूसरा आता है प्लाज्मा। ठीक है, रक्त जो होता है हमारे शरीर का जो है तरल संयोजी ऊतक है। रक्त के समान तरल ही प्लाज्मा होता है, लेकिन वो रंगहीन होता है। आप बोलोगे कि सर हमने तो रक्त देखा है लेकिन प्लाज्मा नहीं देखा है ना? तो आप प्लाज्मा कैसे देखोगे? तो मान लीजिए आपको कभी चोट लग गई, इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गए, तो क्या होता है, ब्लडिंग होती है। ब्लडिंग होने के बाद कुछ टाइम बाद वो ब्लड वहां से निकलना बंद हो जाता है। जब ब्लड निकलना, रक्त निकलना बंद हो जाता है, रक्त का बहाव बंद हो जाता है, तो उसी स्थान पर जहां पर इंजर्ड हुआ है, चोट लगी, उसी स्थान पर एक तरल चिपचिपा पदार्थ स्त्रावित होने लगता है, और वो भी रंगहीन होता है। और उस रंगहीन तरल चिपचिपा पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब यही जो संयोजी ऊतक है, इसमें कई तरह के जो है कोशिकाएं भी होती हैं, जिसमें ब्लड होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज है ना, डेंस बोन्स और कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ पर जो है ब्लड, एक जो है रक्त जो है संयोजी ऊतक का काम करता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है हमारे शरीर में ये जो इसमें फाइबर की तरह है, रेशे की तरह पाई जाने वाली जो ऊतक होते हैं, इसे हम बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर एडिपोज जो है, आपको पता है कि हमारे शरीर में जो वसा जैसे पदार्थों को, मोटापा शरीर के बढ़ाने में जो सहायता करता है, उसे हम बोलते हैं एडिपोज। वसा युक्त जो होते हैं ऊतक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडिपोज। फिर कार्टिलेजिनस जो होते हैं, कार्टिलेज के जो बने होते हैं, उसे भी हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। फिर हड्डियां, हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो बोन्स होती हैं, वो भी एक तरह से संयोजी ऊतक का काम करती हैं। फिर डेंस संयोजी ऊतक जो होते हैं, इनके जब सभी एक साथ मिल जाते हैं तो एक तरह से डेंस संरचना यानी कठोर संरचना का निर्माण करने वाले होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डेंस संयोजी ऊतक की बात करते हैं। अब पहला जो है सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एपिथेलियम ऊतक की बात करते हैं। पहला जो है हमारा एपिथेलियम ऊतक। अब यदि हम एपिथेलियम ऊतक की बात करते हैं तो सबसे बाहरी जो होता है वो होता है एपिथेलियम। अब इसमें यदि आप देखोगे तो ये क्या होता है बच्चों, केंद्रक होता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का मतलब क्या, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, और ये जो कोशिका द्रव्य होता है, ये क्या करता है, इस कोशिका को एक सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, तो पतली, ध्यान रखना कि जो सरल सल्की एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वामस जो एपिथेलियम, ये जो हमारे ऊपर जो होती है स्किन, ये यदि देखते हो कि कहीं थोड़ा सा भी यदि गिर जाते हैं तो बाहरी स्किन क्या हो जाती है, निकल जाती है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरल सल्की। तो यदि पतली, चपटी तथा एक कोशिकीय स्तर वाली, ये सामान्यतः रक्त नलिका स्तर, फेफड़ों की कूपिकाओं, आहार नली और मुंह के स्तर को बनाती है।
ठीक है। यह परागम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों का संवहन त्वचा एपिथेलियल परतों में व्यवस्थित होकर स्तरित सल की एपिथेलियम जो होती है कहलाती है। मतलब क्या हुआ, ध्यान रखना। आपने देखा होगा क्या, रक्त नलिका। रक्त नलिका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए धमनियां और सिराएं, यदि ये है रक्त नलिकाएं, मान लीजिए ये क्या है, धमनी। तो इस धमनी की आंतरिक जो संरचना होती है वो किसकी बनी होती है, सरल स्क्वायमस एपिथेलियल की बनी होती है। फेफड़ों की कूपिकाएं, अब ये फेफड़ों की कूपिकाएं क्या होती है, तो फेफड़ों की जो यदि हम बात करते हैं एल्वियोलाई, तो जो फेफड़ों में एल्वियोलाई इस तरीके से मटके जैसी संरचना पाई जाती है, तो यहाँ पर इसकी जो लेयर्स होती है, यहाँ की जो स्तर होता है, तो यहाँ पर भी क्या होती है, सल्कीय ऊतक होता है। क्या होता है, सल्कीय ऊतक होता है। ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम देखते हैं तो फेफड़े के बाद आहार नली, आपकी जो ओइसोफेगस होती है, ओइसोफेगस जो है आपको यहाँ पर ये स्टमक हो गया, फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इन सभी का जो निर्माण करने वाला जो है वो कौन करता है, यही करता है। ठीक है। तो इसमें भी पाए जाते हैं। मुंह का स्तर, ये जो आपकी बकल कैविटी होती है, इसमें जो स्तर यहाँ पर ये जो ऊतक है वो जो होते हैं सरल सल्की ऊतक का बना होता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये क्या है, पतली है, चपटी है और बहुत ही थिन होती है। ठीक। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम घनाकार। अब ये कहां पाई जाएगी, ये ध्यान रखना। ये एपिथेलियम वृक्क की नलिका या लार ग्रंथियों की नली के स्तर का निर्माण करती है, इन्हें यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ध्यान रखें, ये जो होती है क्यूबॉइडल, क्यूब के आकार की जो होती है उसे हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऊतक। ठीक है। तो ये क्या होता है, वृक्क नलिकाएं। ध्यान रखना, वृक्क नलिकाएं का मतलब क्या होता है, ध्यान रखें। यहाँ पर ये मान लीजिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये जो होता है असेंडिंग लिम्फ होता है, ठीक है, और ये जो है असेंडिंग, डिसेंडिंग और ये असेंडिंग। फिर ये जाकर जो है यहाँ पर एक संग्राहक नलिका होती है, वहां पर ये ओपन हो जाता है। तो ये वृक्क नलिका की जो यहाँ पर लेयर्स होती है, यहाँ पर, ठीक है, तो इनमें जो ऊतक पाई जाती है, ये कौन सी ऊतक पाई जाती है, यही क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, क्यूबॉइडल। तो यहाँ पर पाई जाने वाली जो टिश्यू होती है बच्चों, ये क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। ठीक है, कौन सी, क्यूबॉइडल। साथ में और कौन सी हुई, लार ग्रंथियां। तो लार हमारी जो ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर ये मान लीजिए एक स्लाइवरी ग्लैंड्स है, और इस स्लाइवरी ग्लैंड्स की ये जो स्तर होती है, आंतरिक स्तर होता है यहाँ पर। तो यहाँ का जो स्तर होता है, ये कौन सी ग्रंथ है, यानी लार ग्रंथियां हैं। ये क्या है, लार ग्रंथियां। तो इस लार ग्रंथ की ये जो पाइप है, नली जो होती है, इसका जो निर्माण करने वाली जो ऊतक होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, घनाकार एपिथेलियल ऊतक। अब इसमें न्यूक्लियस आपको पता है, केंद्रक, कोशिका जीवित है तो केंद्रक होगा ही। केंद्रक के साइटोप्लाज्म, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, इन कोशिकाओं के निचले हिस्से में एक पतली थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर इनमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है संयोजी, जो जोड़कर रखने वाला ऊतक होता है, उसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। अब ध्यान रखना, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का काम होता है चयनात्मक पारगम्य होती है। क्या होती है बच्चों, चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक का मतलब होता है केवल उन्हीं पदार्थों को आने जाने देंगे जिसके लिए ये फैसिलेटेड होते हैं। फैसिलेटेड का मतलब होता है जिसके लिए ये बनाई गई है। जैसे आपने चाय की छन्नी छानने, यानी चाय छानने वाली छन्नी आपने देखा होगा कि उस छन्नी से केवल वही छन सकता है जो उसके छिद्रों से एक साइड से दूसरे साइड पार हो सकता है। ऐसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो वृक्क नलिकाएं होती हैं, इनमें भी चयनात्मक पारगम होता है। चयनात्मक पारगम का मतलब होता है उन्हीं का होगा, इन्हीं अवशोषण होता है जो उपयोगी होते हैं, और इन झिल्लियों से क्या होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड क्या कर सकते
सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चयनात्मक जो होता है पारगम्य होता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है बच्चों? चयनात्मक पारगम होती है, सेलेक्टिव परमेबल होती है। अगला हम बोलते हैं घनाकार एपिथेलियम होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल या जिसको हम बोलते हैं कॉलम्युलर एपिथेलियम। अब घनाकार क्या होती है, ध्यान रखिएगा। कोशिकाएं लंबी स्तंभाकार होती हैं। ठीक है, स्तंभ यानी घनाकार होती है। ठीक है, आंतों की भीतरी सतह एवं पर पाई जाती है और यह अवशोषण और स्त्राव का कार्य करती है। ये घनाकार यानी जिसको आप बोलते हैं क्यूब शेप होती है। क्यूब आपने देखा होगा, घनाभ जिसको बोलते हैं, तो उसी के नाम से यहाँ पर क्यूबॉइडल इसको बोल कॉलम्युलर पड़ा है। ठीक है, तो ये जो घनाकार स्तंभाकार स्तंभाकार स्तंभ के जैसे, तो यहाँ पर यदि आप बोलोगे तो ये कहाँ बोल रहा, कहाँ पर होती हैं? ये होती हैं हमारी जो कि आहार नली होती है। आहार नली, छोटी आंत या बड़ी आंत। मान लीजिए यहाँ पर मानने में क्या जाता है, मान लो, तो मानते हैं अपन। तो मान लिया कि ये मान लीजिए छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं। क्या करते हैं? कट करते हैं। मान लीजिए इसको हमने कट किया और इसका ऑब्जर्वेशन करोगे, यानी इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में लगाकर देखोगे, तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से ऊतक होता है, कोशिका होती है। तो ये जो है घनाकार ऊतक होता है। ठीक है, और ये जो घनाकार ऊतक होता है, ये क्या काम करता है, ये अवशोषण को बढ़ाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं, जब खाना खाते हो तो क्या बॉडी से अपने आप बाहर चले जाते? नहीं जाता ना। खाना खाए आप, जो खाना खाओगे तो स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से रेक्टम में, रेक्टम से बॉडी से आप बाहर। तो इस खाने में जो खाना जा रहा है, इसके थ्रू यहाँ पर जो खाना इंटर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक। तो यहां पर जो खाना जो है यहां से जो जाएगा, तो इसका अवशोषण करने का काम, घनाकार ऊतक का काम क्या होता है, खाद्य का अवशोषण करना। यानी जो खाद्य पदार्थ है उनको अवशोषण करने का काम किसका होता है बच्चों? इन घनाकार जो है स्तंभाकार कोशिकाओं का होता है। और ये क्या करती है, फूड को अवशोषित करने का काम करती है। ठीक है, ओके। देन इसके बाद यदि ग्रंथिल एपिथेलियम, अब ग्रंथिल का मतलब जैसे ग्रंथियों का निर्माण करने वाली जो ऊतक होती है उन्हें हम बोलते हैं ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक। जैसे हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हो गई, चाहे लार ग्रंथि हो गई, चाहे स्टमक हो गया, चाहे जो है आपके थायराइड ग्लैंड हो गई, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, पैंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, है ना, ये क्या है, ग्रंथियां हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। तो इन ग्रंथियों को निर्माण करने वाली ऊतक को, कोशिकाओं के समूह को हम ग्रंथिल एपिथेलियम, ये एपिथेलियम कोशिकाएं ग्रंथि का निर्माण करती है जो आंतों की सतह, त्वचा आदि में पाई जाती है और ये पाचक एंजाइम व रसों का स्रावण करती है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, ये मान लीजिए कोशिकाओं का समूह है और ये क्या कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, स्त्रावण करने का कार्य कर रहा है। किसका काम कर रहा है बच्चों? स्त्रावण का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सिक्रेटरी बेसल्स, सिक्रेटरी बेसल्स का मतलब क्या होता है, स्त्रावी जो है रिक्तिकाएं। ठीक है, सिक्रेटरी बेसल्स का मतलब क्या होता है, स्त्रावी रिक्तिकाएं। ठीक है, यहाँ पर और क्या है, गोल्गी का, गोल्गी का है, गोल्गी काय। ये गोल्गी काय क्या करता है, ये रिक्तिकाओं का निर्माण और प्रोडक्शन का काम करता है। साथ में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर सिक्रीशन मतलब क्या होता है, स्त्रावी
पदार्थ होता है जो कि स्त्रावण का कार्य करता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर कुछ जो कोशिकाएं हैं, बहुत सारे कोशिकाओं जो होती हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से होती हैं, जो कुछ में मैन्युफैक्चर के बाद कुछ में रूपांतरण इस तरीके से होता है, जो कि स्रावी पदार्थ को जो है छोटे छोटे सेल्स में क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। तो ग्रंथिल ऊतकों का काम क्या होता है? ग्रंथिल टिश्यू ऊतक का काम होता है ग्रंथियों का निर्माण करना, साथ में उनमें स्रावी पदार्थ का निर्माण करना और स्त्रावण करने का कार्य करना। ठीक है, तो जितने भी हमारे स्रावी पदार्थ होते हैं, स्रावी जो कोशिकाएं ग्रंथियां होती हैं, वो सभी में क्या पाई जाती हैं? ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखते हैं पक्षमाभी जो है एपिथेलियम ऊतक, या जिसी को हम बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम ऊतक। अब सिलिएटेड का मतलब क्या होता है? इनमें बिल्कुल झाड़ू आपने देखा, झाड़ू लगाया और झाड़ू में देखते हैं क्या होता है, बाहर निकला होता है झाड़ू लगाने वाली कोशिका। तो इसी तरह से इनमें भी झाड़ू के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया भी जैसे झाड़ू में मूवमेंट होता है वैसे इनमें भी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी बेसल कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेसल ग्रैन्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, गॉल ब्लैड कोशिकाएं, न्यूक्लियस कोशिकाएं होती हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, कुछ अंगों की कोशिकाओं की सतह पक्षमाभी धागे जैसे संरचना पाए जाते हैं, जैसे श्वास नली, गर्भ नली, गुर्दे की नलिका, है ना, गुर्दा मतलब जो होता है वही जो इसको हम बोलते हैं लीवर। फिर ऊतक पदार्थों को आगे स्थानीय करने में सहायता करती है। अब ये क्या बोल रहा है? श्वास नली, है ना। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, श्वसन नली हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर ये हमारी श्वसन नली हो गई। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, इसमें ये श्वसन नली होगी। श्वसन नली में क्या होता है आपको पता है कि श्वसन में सहायता करती है। ठीक है, यहाँ पर ये लंग्स है। अब ये श्वसन नली में क्यों होगा? आप सभी को पता होगा कि हम सभी लोग जो है रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं। अब क्या होता है, बाहर यहाँ पर नाक पे कोई छन्ना नहीं लगा है, छानने के लिए कोई संरचना नहीं बनी है। यहाँ पर है क्या? नहीं है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं है, तो अंदर जो है हमारे नाक के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी सी इस तरीके से ब्रूस के जैसी, यानी ब्रूस के जैसी कोशिकाएं जो होती हैं पाई जाती हैं। अब जो एयर जाती है तो क्या करती है, इनसे टकराते हुए जाती है। किनसे? इन जो सिलिएटेड कोशिकाएं होती हैं इनसे टकराते हुए जाती हैं। तो क्या होता है कि जो एयर है, वायु में जो भी डस्ट पार्टिकल हो गया, जो भी अदर सेल हो गई, उन वो क्या करती हैं, उसमें यानी रुक जाती हैं। उन जो झाड़ू के जैसी संरचनाएं हैं सिलिएटेड सेल में है, उनमें क्या होती हैं, ये फंस जाती हैं। और जब फंस जाती हैं तो वहां पर वो रुक जाती हैं। तो यहाँ पर जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन इंटर करेंगे तो अंदर जाएगी एयर, और अंदर एयर जाने के बाद, श्वास अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो है एयर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे, और फ्रेश एयर जो है हमारे लंग्स तक क्या होगी, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पर ये काम हो गया। फिर उसके बाद आपको बताया गया है गर्भ नली। तो गर्भ नली में क्यों पाया जाता है? क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पर मान लीजिए ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि गर्भ नली में कैसे, यहाँ पर आपको बताएं तो ये फिलोपियन नलिका होती है, और फिलोपियन नलिका में भी इस तरीके से संरचना पाई जाती है। अब इस फिलोपियन नलिका में क्यों होती है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होता है ओवरी, और ये ओवरी रिलीज करता है अंडा, और ये अंडा जो होता है, एग जो होता है, वो एंटर करता है इसमें, इस पाइप में, और इस पाइप का नाम क्या है बच्चा? फिलोपियन नलिका। अब जब ये फिलोपियन नलिका में जाता है तो यहाँ पर अंडा आया, ये एग आया। अब जब ये एग यहाँ पर आया तो इसको ऊपर की ओर जाना है, आगे की ओर जाना है। तो यहाँ पर जो सीलिया, सिलिएटेड कोशिकाएं होती हैं,
सीलियरी कोशिकाएं जो होती हैं उसको जो है आगे की ओर गति करने में सहायता प्रदान करती। क्यों? क्योंकि ये जो एक होता है नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब होता है इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। इस कारण से धीरे धीरे ये क्या करेगा, ऊपर की ओर गति करता रहेगा। साथ में इसका जो यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा, सर्विक्स और वेजाइना रीजन में भी पाया जाती हैं ये सीलियरी कोशिकाएं, यहां पर भी पाई जाती हैं। यहां पर क्यों पाई जाएंगी? यहां पर सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना। अब सर्विक्स और वेजाइना में क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जब इंसेमिनेशन होता है तो यहां पर जो शुक्राणु है इसको गति कराने में भी क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करती हैं। तो यहां पर भी ये क्या होती है, सीलियरी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। फिर साथ साथ हमारी जो लंग्स के जो हमारा लीवर है वहां पर भी पाई जाती है। लीवर में क्यों पाई जाती है? और साथ में किडनी में क्यों पाई जाती? किडनी में भी पाई जाती। किडनी में क्यों पाई जाती? क्योंकि किडनी में भी क्या होता है, रक्त का छनन होता है, रक्त को छाना जाता है। ठीक है। तो जब रक्त को छाना जाता है तो रक्त में कई सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, है ना। उस अपशिष्ट पदार्थ को छानने के लिए, अलग करने के लिए भी इन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। समझ में आया? तो ये सीलियरी कोशिकाएं जो है हमारे रक्त को छानने में भी सहायता प्रदान करती हैं और रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को छानकर अलग करने में सहायता करती हैं। ठीक। तो इतनी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कि जंतु कोशिकाओं में जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो एक तरह से प्रोटेक्टिव ऊतक यानी सुरक्षात्मक ऊतक की तरह कार्य करती है। साथ में कई सारे कार्यों को संपन्न करने का कार्य करती है, जैसे कि स्त्रावण करना, सुरक्षा प्रदान करना और पदार्थों को, एक अंगों को एक जो है परत निर्माण करने का कार्य करता है। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई को, अपने जो है स्टडी को अच्छा बेहतर बनाने के लिए और नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल फ्यूके एजुकेशन को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। तो बच्चों, अपने जो कमेंट है, अपने जैसे आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको नए कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इसके कमेंट अवश्य हमारे कमेंट सेक्शन में दिया करें। तो हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।